कहानी की शुरुआत में हमें एक किलर को दिखाया जाता है जिसने थोड़ी देर पहले एक चर्च की प्रीस्ट को मारा है। एक लेडी ऑफिसर आती है इससे पूछताछ करने और वो उससे पूछती है कि तुमने किसके कहने पर ऐसा किया और तुम किसे फॉलो कर रहे हो। फिर वो बताती है कि उसने जो मर्डर किया है वो बहुत बड़े साइको किलर वॉर्मर के जैसा है और वो उससे फोटो दिखाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम उसकी कॉपी करोगे तो वॉर्मर तुमसे नाराज हो जाएगा। ऐसा सुनकर वो किलर जिसका नाम बेंट होता है कांच के पास जाता है और अपना सर जोर जोर से कांच पर मारने लगता है, जिससे ये पता चलता है कि ये आदमी एक साइको पेशेंट है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमा होता है। वो पुरानी चीजों में कुछ ढूंढती रहती है और उसके बाद उसे अपनी माँ की फोटो मिलती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज के सबूत तलाश कर रही हो। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है। वो बोलता है कि तुम इन सब का क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारी माँ की चीज है। फिर वो बताती है कि मुझे इनमें एक वॉच मिली है जो कि काफी महंगी है और इनकी बातचीत से ऐसा पता चलता है कि इसकी माँ मर चुकी है। उसके पिता यहाँ से चले जाते हैं और कुछ दवाई लेते हैं और सो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अभी भी अपनी पत्नी की मौत के दुख से उभरे नहीं है। फिर एमा को कुछ पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं और इस न्यूज़पेपर में हमें वापस उसी आदमी का चेहरा दिखता है जिसको उस लेडी पुलिस ऑफिसर ने किलर को दिखाया था, यानी कि वॉर्मर। न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ने के बाद एमा कुछ विचार करती है और अगले दिन एमा की क्लास का सीन दिखाया जाता है और ये पता चलता है कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट है। एमा अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। क्लास के बाद वो अपने टीचर के पास आती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है पास वाले इंस्टीट्यूशन में किसी नाइट वॉच की जरूरत है और वो ये नाइट वॉच की जॉब करना चाहती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। डॉक्टर उसे बोलता है कि नाइट वॉच का काम काफी रिस्की है और ये तुम्हें नहीं बल्कि किसी आदमी को करना चाहिए, लेकिन एमा फिर भी बोलती है कि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो ये जॉब करना चाहती है। तो फिर डॉक्टर उसे अलाउ कर देता है। उसके बाद एमा उसी नाइट वॉच की जॉब के लिए बात करने चली जाती है। यहाँ पर पहले से ही एक लेडी वॉचमैन होती है। वो एमा से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आई। तो एमा उसे बताती है कि मैं नई नाइट वॉच हूँ और मैं कल से ज्वाइन करूंगी। फिर वो औरत एमा को सब कुछ दिखाने लग जाती है। वो उसे सीढ़ियों के पास एक तहखाना दिखाती है और बोलती है कि इस तरफ कभी मत जाना वरना तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। फिर वो उसे ऑटोप्सी रूम में लेकर जाती है। फिर एमा उसे बहुत साल पहले की कोई घटना के बारे में पूछती है जिसमें वो बताती है कि बहुत साल पहले कुछ हुआ था जिसमें एक नाइट वॉच था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो। तो वो औरत बोलती है कि तुमने ये सब कहाँ सुना। एमा उसे बताती है कि उसने न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये सब पढ़ा है। यहाँ पर ये रिवील होता है कि ये हॉस्पिटल साइको पेशेंट्स का है और बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक साइको पेशेंट था जिसका नाम वॉर्मर था और उस वॉर्मर ने ही एमा की माँ को मारा था। दरअसल हुआ ये था कि एमा के पिता भी यहाँ पर नाइट वॉच की जॉब करते थे और एक दिन गलती से वो रात को अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि एमा की माँ को यहाँ पर लेकर आ गए थे और उसी टाइम उस साइको किलर ने जिसका नाम वॉर्मर है उसकी माँ का बलात्कार किया और उसे मार दिया। फिर वो उसे बताती है कि यही वो रूम है जहाँ पर वॉर्मर ने वो सब किया था। फिर वो एमा को बोलती है कि ये रूम हॉन्टेड है और इसमें किसी की चीखें सुनाई देती है, तुम इस रूम में कभी मत जाना। एमा उससे ये पूछती है कि उस नाइट वॉच का क्या हुआ। तो ये औरत बताती है कि वो नाइट वॉच कोई पागल था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लाकर बहुत गलती करी है। फिर एमा बोलती है कि मैंने ये भी सुना है कि उस नाइट वॉच का कोई दोस्त था जिसने वॉर्मर को मार दिया था और ये औरत बताती है कि वॉर्मर को किसी ने नहीं मारा बल्कि वो तो कोमा में चला गया था और वो अभी कोमा में ही है और काफी बदतर हालत में है। फिर एमा पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वॉर्मर अभी कहाँ है। तो ये औरत बोलती है कि मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे बंद, कहीं किसी लॉकअप में बंद होगा। फिर वो औरत उसे बताती है कि वो अभी लॉकअप में बंद है और एक पागल खाने के अस्पताल का नाम लेती है और ये बोलती है कि वो वहीं सड़ रहा है। फिर वो औरत उसे बिल्डिंग का एक्सेस देती है और एमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एमा अपने दोस्तों के साथ बार में बैठती है जिसमें हमें उसके कुछ दोस्त दिखाई देते हैं, जिसमें एक उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम फेडरिक होता है और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम लोटे होता है। फिर एमा अपने घर आ जाती है और अपने पिता को उसी हालत में देखती है। वो अपने पिता से पूछती है कि क्या आपने खाना बनाया है। तो उसके पिता किसी होश में नहीं होते और बोलते हैं कि हाँ उसने खाना बनाया है, लेकिन जब वो किचन में जाकर देखती है तो वहाँ खाना नहीं होता। फिर उसके पिता बोलते हैं कि मैं अभी खाना बनाऊंगा, यानी कि यहाँ ये पता चलता है कि इसके पिता अभी भी अपने माँ की मौत के दर्द से उभरे नहीं है और वो कुछ गोलियां लेकर नशे की हालत में रहते हैं। फिर एमा अपने पिता को बताती है कि उन्होंने नाइट वॉच की जॉब के लिए अप्लाई किया है जहाँ पर ये पहले काम करते थे। ये सुनकर इसके पिता चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जॉब करने की कहाँ जरूरत है। तो एमा बताती है कि मेरे पास पैसों की कमी है और मुझे पैसे चाहिए इसलिए मैं जॉब करना चाहती हूँ और इसके पिता थोड़ी टेंशन में आ जाते हैं। अगली रात को एमा वहीं पर जॉब के लिए निकल जाती है। जब सब लोग चले जाते हैं तो वो एक राउंड लगाने का सोचती है। वो अपना हेडफोन पहनकर गाने सुनते हुए राउंड लगाने पर निकल जाती है और वो सबसे पहले उसी रूम को देखती है जहाँ पर उस औरत ने जाने से मना किया था। फिर एमा सबसे पहले उसी रूम में जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर काफी सारी लाशें पड़ी है। फिर एमा आगे जाती है और उस रूम को देखती है जहाँ पर उसकी माँ के साथ वॉर्मर ने बलात्कार किया था। एमा डरते डरते उस रूम के पास जाती है और गेट के पास खड़ी होकर रूम के अंदर देखती है।
है। फिर उसे अपनी माँ की चीखों का एहसास होता है और वो ये सोचती है कि जब उसकी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ होगा तो उसकी माँ ने क्या क्या सहा होगा। ये सब सोचकर एमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर सुबह हो जाती है और एमा अपने बॉयफ्रेंड फेडरिक के पास जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मुझे वॉर्मर से बात करनी है, इसमें तुम मेरी मदद करो। फिर फेडरिक अपनी जानकारी से एमा के लिए वॉर्मर से मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। फिर एमा बस में बैठती है और उसी पागल खाने वाले अस्पताल में चली जाती है। वहाँ पर उसे एक गार्ड मिलता है जो कि उसे वॉर्मर के रूम तक ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि वो आदमी कुछ भी देख नहीं सकता और उसे काफी साल हो गए वो कभी बाहर नहीं आया, वो इसी रूम के अंदर ही रहता है और मैंने भी उसे कभी नहीं देखा। तुम अंदर जा रही हो तो तुम थोड़ा सतर्क रहना। फिर वो उसे एक छोटी बेल देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो तुम इस बेल को दबा देना, फिर मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और वो एमा को बोलता है कि उसे अंधेरा पसंद है तो तुम गलती से भी लाइट मत जलाना वरना वो डर जाएगा। फिर एमा उसे बोलती है कि तुमने बोला वो तो अंधा है, फिर उसे कैसे पता चलेगा लाइट जलाने का। तो ये आदमी बोलता है कि पता नहीं, बस उसे एहसास हो जाता है। फिर वो गेट खोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेंट एमा को वॉर्मर के रूम में जाते हुए देख लेता है, जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एमा रूम के अंदर जाती है और यहाँ पर काफी अंधेरा होता है। फिर हमें वॉर्मर को दिखाया जाता है जो कि काफी बुढ़ा आदमी है और जिसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एमा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी माँ याद है जिसके साथ तुमने इतना गलत काम किया था, और क्या तुम्हें मेरे पिता याद है जो कि अभी तक उस सदमे में है जिसकी वजह तुम हो। फिर वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और हमें वॉर्मर का चेहरा दिखाई देता है जो कि काफी बुढ़ा हो चुका है और लाइट की रोशनी से काफी ज्यादा डर जाता है। एमा अपने पिता का डर दूर करने के लिए एक वीडियो बनाती है और वीडियो में वो बोलती है कि पापा यही वो आदमी है जिसकी वजह से आप इतने ट्रॉमा में हो। देखो ये आदमी बहुत बुढ़ा हो चुका है और ये आदमी अब कुछ भी नहीं कर सकता। और वो उसके चेहरे पर थूक देती है और उस पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो दरवाजे को खटखटाती है। फिर वो उस गार्ड द्वारा दी गई बेल के बटन को दबा देती है और पास में रखे हुए वॉर्मर के सामान को देखती है। वो वहाँ से वॉर्मर की एक डायरी चुरा लेती है। वॉर्मर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहता है जिसका एहसास एमा को नहीं होता। जब वो एमा के सर पर हाथ रखता है तो एमा डर जाती है और जल्दी से दरवाजे को खटखटाने लगती है। वॉर्मर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहता है और वो दरवाजे को खटखटाती रहती है। वो बोलती है प्लीज खोलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तभी गार्ड आ जाता है और दरवाजा खोल देता है और वो जल्दी से वहाँ से निकलती है। तभी वहाँ की डॉक्टर आती है और वो एमा का शोर सुनकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें उस रूम में नहीं जाना चाहिए था। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और पूछताछ करती है। फिर वो डॉक्टर एमा से पूछती है कि तुम उस रूम में क्यों गई थी और वॉर्मर से तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिर एमा उसे सब कुछ बताती है और बताती है कि वॉर्मर की वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। फिर वो डॉक्टर आकर उससे बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम उसी मार्टिन की बेटी हो जो कि पहले वहाँ पर नाइट वॉच का काम करता था। तो एमा बताती है कि हाँ मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरे पिता भी वॉर्मर की वजह से अभी काफी बुरी हालत में है और वो अभी भी उसी सदमे में जी रहे हैं। फिर ये डॉक्टर एमा को बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने पिता को मेरे पास लेकर आना, मैं उनका इलाज करूंगी, क्योंकि ये डॉक्टर एक साइकेस्ट्रिक होती है। एमा बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी अपने पिता को आपके पास लाने की। फिर एमा उसे बताती है कि उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि वो अपने पापा को उस सदमे से निकाल सके। तो ये डॉक्टर एमा को बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम खुद ही सोचो जिस कारण तुम्हारे पिता वॉर्मर की वजह से सदमे में है और तुम्हारी माँ मर गई है, वॉर्मर भी तो इन सब कर्मों की सजा काट रहा है और वो भी तो उसी टाइम से उस कमरे में बंद है जहाँ से वो कभी बाहर भी नहीं निकला। और वॉर्मर की इस हालत के जिम्मेदार भी तो तुम्हारे पापा और उनका वो दोस्त है। और तुम ये सोचो कि जैसे तुम मार्टिन की बेटी हो, तुम्हें अपने पिता के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो वॉर्मर की भी तो कोई बेटी होगी और वॉर्मर की बेटी को कैसा लगता होगा। फिर एमा बताती है कि उसकी कोई बेटी नहीं बल्कि एक बेटा है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उस डॉक्टर की बातों से एमा समझ जाती है और इस सब से आगे बढ़ने का फैसला करती है। फिर हमें अगले दिन एमा की ऑटोप्सी क्लास का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एमा के पिताजी आ जाते हैं। वो पूरी क्लास के सामने एमा को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें पैसों के लिए नाइट वॉच की जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ की घड़ी बेच दी है और उस घड़ी को बेचने से मेरे पास काफी सारे पैसे आ गए हैं, उन पैसों को तुम काम में ले सकती हो। एमा उन्हें बोलती है कि पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं घर आकर आपसे बात करूंगी, क्योंकि उसके पिता पूरी क्लास में शोर मचाते रहते हैं। फिर एमा उन्हें थोड़ा शांत कर दूसरे रूम में ले जाती है। वहाँ पर जाकर एमा उन्हें सब कुछ बताती है और वो बताती है कि वो वॉर्मर से मिलने गई थी और वॉर्मर की हालत के बारे में अपने पिता को बताती है ताकि उसके पिता अब पुरानी बातों को भूल सके। और वो वॉर्मर का बनाया हुआ वीडियो भी अपने पिता को दिखाती है और अपने पिता को बोलती है कि अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़िए और मैंने वहाँ पर एक डॉक्टर से भी बात करी है जो कि आपकी इस हालत को सुधार सकती है, अगर आप कहे तो मैं आपको उस डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ। लेकिन इसके पिता उस डॉक्टर के पास जाने से मना कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉर्मर अब सही हो चुका है और वो आदमी बेंट उसके चेहरे का वैक्स कर रहा होता है। फिर उस रूम का दरवाजा खुलता है जिससे ऐसा लगता है कि उन दोनों के पास कोई और भी आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेंट वहाँ से बाहर निकलता है और उसके हाथ पे कोई निशान होता है। और उसके बाद हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेंट आता है। वहाँ पर एक लेडी प्रीस्ट होती है जो कि बेंट को देखकर स्माइल करती है। वो बेंट से पूछती है कि हेलो तुम कहाँ से आई हो। बेंट बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो औरत पूछती है कि तुम कौन हो। तो बेंट बोलता है कि क्या तुमने मेरे को नहीं पहचाना। फिर बेंट बोलता है कि मैंने तुमसे बात करी थी। फिर वो बोलती है कि तुम कौन हो। फिर बेंट उसे अपना हाथ दिखाता है जिस पर वॉर्मर लिखा होता है। वॉर्मर का नाम पढ़कर वो लेडी प्रीस्ट थोड़ा डर जाती है और उसे पूछती है कि तुम वॉर्मर को कैसे जानते हो। और वो वहाँ से भाग जाती है और ये बोलती है
है कि मुझे अभी जाना है, मैं किसी और दिन बात करूंगी। फिर हमें एक आदमी दिखता है जो कि नकाब पहनता रहता है। वो औरत जल्दी से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। बेंट उसका पीछा करता रहता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है और किसी को फोन करके हेल्प मांगती है। दरअसल उसने मार्टिन को कॉल किया होता है, लेकिन मार्टिन का फोन स्विच ऑफ होता है, इसलिए वो मार्टिन के लिए वॉइस मैसेज छोड़ देती है। तब हम देखते हैं कि अचानक से बेंट उसकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उसे अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी के पीछे वो नकाब वाला आदमी बैठा होता है, जो कि अचानक से दिखाई देता है और उस लेडी प्रिस्ट का गला काट देता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है और बेंट वहाँ पर बिना किसी चिंता के बैठा होता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और वापस हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में दिखा था, यानी कि मूवी की शुरुआत में बेंट से उसी लेडी प्रिस्ट के मर्डर के बारे में पूछताछ की जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि उस लेडी प्रिस्ट की डेड बॉडी को उसी अस्पताल में लाया जाता है जहाँ पर एमा नाइट वॉच की जॉब करती है। एमा उस पागल खाने वाली डॉक्टर से पूछती है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि एमा इस औरत को जानती है और वो इसे गॉड मदर नाम से बुलाती है। वो बोलती है कि ये मेरी गॉड मदर है। फिर वो सब एमा से पूछताछ करते हैं। फिर वो सब लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये कत्ल एकदम अजीब है, क्योंकि ये कत्ल उसी तरीके से हुआ होता है जिस तरीके से वॉर्मर अपना शिकार करता था। तो एमा पूछती है कि क्या वॉर्मर वहाँ से भाग गया। तो वो पुलिस ऑफिसर जवाब देती है कि वॉर्मर अंधा है और ये तुम अच्छे से जानती हो और उसने ऐसा नहीं किया। और फिर दूसरा पुलिस ऑफिसर जवाब देता है कि ये कोई और किलर है जो कि वॉर्मर की कॉपी कर रहा है। और वो बोलते हैं कि ये बेंट ने किया है, जो कि अभी वॉर्मर के वश में आ चुका है और वॉर्मर के कहने पर ही उसने ऐसा किया है। एमा उनसे पूछती है कि क्या बेंट वॉर्मर का बेटा है। तो पुलिस ऑफिसर जवाब देती है कि तुम रहने दो, तुम्हें इस केस से कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। पुलिस ऑफिसर जाते जाते वापस आती है एमा से पूछताछ करने, क्योंकि उसे एमा पर शक होता है और वो बोलती है कि ये कत्ल उसके बाद हुआ है जब तुम वॉर्मर से मिल के आई हो और ये अजीब बात है। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम बेंट को देखते हैं जो कि उसी पागल खाने वाले अस्पताल में एक कमरे में बंद होता है जहाँ पर एमा नाइट वॉच का काम करती है। वो किसी दूसरे फ्लोर पर होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पागल कोई पार्टी करते हुए जाते रहते हैं। बेंट कांच को तोड़ता है और अपने सर पर उस कांच को चुबा लेता है, जिससे उसका काफी सारा खून निकलता है। उस खून को वो अपने पूरे चेहरे पर लगा लेता है और गेट खोलकर उसी पार्टी में शामिल होकर वहाँ से निकल जाता है और इसकी भनक वहाँ पर बैठे हुए गार्ड को बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि एमा काफी शौक में होती है, इसलिए वो अपनी जॉब करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड लोटे को बुलाती है और वो अपनी जॉब पर लोटे को बिठाकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि बेंट अब उस अस्पताल में बाहर निकल चुका होता है और वो कुछ सामान उठाता है जिसमें हथौड़ा और कोई रस्सी होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई और का भी कत्ल करने वाला है। फिर वो बाथरूम में जाकर अपने चेहरे को साफ करता है और वॉशरूम में बैठ जाता है और वॉशरूम में बैठकर पूरे अस्पताल को खाली होने का इंतजार करता है। एमा अपने घर वापस आ जाती है जहाँ पर उसके डैड पहले से ही डिनर रेडी करके रखते हैं। एमा अपने डैड को बताती है कि गॉड मदर की मौत हो चुकी है। एमा की बात सुनकर उसके पिता को याद आता है कि उस गॉड मदर ने उन्हें कोई मैसेज किया था, इसलिए वो अपना फोन चेक करने जाता है। फिर वो उनका वॉइस मैसेज सुनता है। उस वॉइस मैसेज में वो गॉड मदर बहुत बुरी तरह से चिल्लाती रहती है, जिसको सुनकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और एमा जल्दी से उस वॉइस मैसेज को बंद कर देती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और गेट खोलते ही वो इन दोनों को डरा देता है। दरअसल ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मार्टिन का दोस्त होता है और इसी दोस्त ने बहुत साल पहले वॉर्मर को कोमा में भेजने में मदद की थी और इसी की मदद से मार्टिन वॉर्मर के हाथों जिंदा बच पाया था। फिर ये आदमी बताता है कि उसके पास गॉड मदर का कोई मैसेज आया था जिसकी वजह से ये यहाँ पर आया है और यहाँ पर ये रिवील होता है कि वॉर्मर वाली घटना के बाद ये आदमी जो कि मार्टिन का दोस्त है 20 साल के लिए थाईलैंड भाग गया था और ये यहाँ पर 20 साल बाद आया है। फिर ये तीनों गॉड मदर की डेड बॉडी देखने जाते हैं। एमा उन्हें वहाँ ले जाती है। एमा उन्हें गॉड मदर की डेड बॉडी दिखाती है, जिसको देखकर मार्टिन और उसका दोस्त काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर एमा वापस आती है और अपनी दोस्त लोटे को बोलती है कि तुम यहाँ पर 2 घंटे और रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हम बेंट को देखते हैं जो कि बाथरूम में सबके जाने का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोटे को कुछ आवाज आती है, इसलिए वो थोड़ा आगे जाकर देखती है कि उसे किसकी आवाज आ रही है। वो ये बोलती है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि बेंट होता है, जो कि शायद लोटे को मारना चाहता है। लोटे को कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं देता और हम देखते हैं कि एमा वहाँ पर वापस आ चुकी होती है। वो देखती है कि लोटे अपनी टेबल पर नहीं है, इसलिए वो लोटे को आवाज लगाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मार्टिन और उसके दोस्त को देखते हैं। मार्टिन का दोस्त उसे अलविदा बोलकर वहाँ से जाने लगता है और मार्टिन दूसरे रास्ते से चला जाता है। फिर हम मार्टिन के दोस्त को एक सुनसान रोड पर देखते हैं जो कि अकेला चलता रहता है और हम देखते हैं कि अचानक से एक मास्क पहना हुआ आदमी उसका गला काट देता है और वो वहीं पर मर जाता है। वो मास्क पहना हुआ आदमी उसके गले को पूरा काट देता है। एमा अपने बॉयफ्रेंड और अपने दोस्त को बताती है कि लोटे कल रात से गायब है। वो दोनों दोस्त उसे दिलासा देते हैं कि लोटे वापस आ जाएगी, शायद वो इधर उधर कहीं घूमने गई होगी, तुम इतनी चिंता मत करो। सीन शिफ्ट होता है और हम लोटे को देखते हैं जो कि एक सुनसान घर में एक लकड़ी से बंधी होती है और उसके सामने बेंट बैठा होता है। लोटे बेंट से बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम लोटे है। तो बेंट बोलता है कि नहीं, तुम्हारा नाम लोटे नहीं है, तुम्हारा नाम एमा है। और यहाँ पर ये रिवील होता है कि बेंट लोटे को नहीं
बल्कि एमा को किडनैप करने आया था। और क्योंकि एमा की जॉब लोटे कर रही थी, इसलिए बैंड को लगा कि लोटे ही एमा है, इसलिए उसने एमा की जगह लोटे को किडनैप कर लिया। लोटे बहुत जोर जोर से चिल्लाती है कि वो एमा नहीं है, उसे जाने दो, लेकिन बैंड नहीं मानता। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही मास्क पहना हुआ आदमी आता है। लोटे उसे बोलती है कि मैं एमा नहीं हूँ। वो अपना मास्क उतारने वाला होता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है मार्टिन के ऊपर, और यहाँ पर ये पता चलता है कि मार्टिन उस पागल खाने वाली डॉक्टर के पास जा रहा होता है अपना इलाज करवाने के लिए, ताकि वो अपनी पुरानी घटनाओं को भूल सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। फिर हम देखते हैं कि एमा के घर पर वो पुलिस ऑफिसर आई हुई होती है, जो कि एमा से पूछताछ करती है। वो उसे बताती है कि मार्टिन का दोस्त मर चुका है और हमें आज सुबह ही उसकी बॉडी मिली है। ये सुनकर एमा काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर एमा से पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो एमा बताती है कि मेरे पिता उस पागल खाने वाली डॉक्टर से मिलने गए हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो वो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि हमें अभी तुम्हारे पिता के पास चलना होगा और तुम भी मेरे साथ चलो। एमा उससे रोते रोते पूछती है कि क्या ये सब मेरी गलती है, क्योंकि जब से मैं वॉर्मर से मिलके आई हूँ उसके बाद से पहले मेरी गॉड मदर को मारा गया और उसके बाद मेरे अंकल को। तो पुलिस ऑफिसर बोलती है कि शायद ये तुम्हारी गलती हो सकती है, क्योंकि तुम्हें वॉर्मर के पास नहीं जाना चाहिए था। एमा उस पुलिस ऑफिसर को एक फोटो दिखाती है जो कि उसने वॉर्मर के रूम से चुराई हुई होती है। उसमें वो बताती है कि वॉर्मर का एक बेटा भी है और शायद उसका बेटा ही ये सब कर रहा है। पुलिस ऑफिसर बताती है कि उसका कोई बेटा नहीं है, बल्कि उसकी एक बेटी है। फिर वो पुलिस ऑफिसर बताती है उसकी बेटी भी अपने साइको डैड की तरह ही पागल है, और वो पुलिस ऑफिसर भी एमा की बात से एग्री करती है कि हो सकता है कि उसकी बेटी ये सब कर रही हो और वो बदला ले रही हो अपने पिता की हालत का, जो कि मार्टिन और उसके दोस्त की वजह से हुई है। और जब से तुम वॉर्मर से मिलके आई हो तब से शायद उसने तुम्हारे बारे में जान लिया हो, और उसके बाद से ही उसने तुम्हारे ऊपर नजर रखकर मार्टिन और उसके दोस्त का पता लगा लिया होगा। एमा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ रहती है? पुलिस ऑफिसर बताती है कि शायद उसने अपना नाम चेंज कर लिया है और अभी कुछ पता नहीं कि वो कहाँ रहती है। फिर वो बोलती है कि चलो अभी हमें तुम्हारे पिता के पास चलना है। एमा उससे पूछती है कि आप मुझे क्यों ले जा रहे हो? फिर वो पुलिस ऑफिसर एमा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि मार्टिन उस पागल खाने वाली डॉक्टर से मिलने पहुंच जाता है। फिर हम बैंड और लोटे को देखते हैं। लोटे बैंड से प्यार से बात करती है और उसे अपने पास बुलाकर धोखे से उसका गला दबा देती है और उसे मार देती है। वो पागल खाने वाली डॉक्टर मार्टिन का सेशन स्टार्ट करती है और उससे सब कुछ पूछती है। मार्टिन उसे सब कुछ बताता है और डॉक्टर ये रिवील करती है कि जिस तरह से एमा आपकी हालत के लिए वॉर्मर को जिम्मेदार समझती है, उसी तरह से शायद वॉर्मर की भी कोई बेटी होगी जो वॉर्मर की हालत के लिए आपको जिम्मेदार समझती होगी। और यहाँ पर ये रिवील होता है कि वॉर्मर की बेटी और कोई नहीं बल्कि ये पागल खाने वाली डॉक्टर ही है। एमा लोटे को कॉल करती है। लोटे अभी भी बंधी हुई होती है, लेकिन वो सिरी को बोलकर एमा का कॉल उठा लेती है। लोटे एमा को बताती है कि तुम खतरे में हो और तुम्हारे पिता भी खतरे में है, और वो आदमी बैंड तुम्हें किडनैप करना चाहता था और उसने गलती से मुझे किडनैप कर लिया। वो एमा से पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो? एमा उसे बताती है कि वो उस पुलिस ऑफिसर के साथ है और वो दोनों उस पागल खाने वाली डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो लोटे उसे बोलती है कि वहाँ मत जाओ, तुम खतरे में हो, और जैसे ही दरवाजा खुले तुम वहाँ से भाग जाना। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोटे के पास जो नकाबपोश आदमी आया था वो और कोई नहीं बल्कि वो ही पागल खाने वाली डॉक्टर है। फिर हम उस डॉक्टर और मार्टिन को देखते हैं, जो कि मार्टिन से बात करते करते मार्टिन को किसी सदमे में डाल देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डॉक्टर लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर सकती है, और इसी डॉक्टर ने बैंड का दिमाग कंट्रोल करके बैंड से ये सब काम करवाया है। फिर वो डॉक्टर मार्टिन को वॉर्मर के रूम में ले जाती है और हमें ये पता चलता है कि वॉर्मर की बेटी और कोई नहीं बल्कि ये डॉक्टर ही है, और इसी की नजर एमा पर पड़ी थी जब एमा वॉर्मर से मिलने आई थी, और एमा के जरिए ही इसने मार्टिन का पता लगाया ताकि ये मार्टिन से अपने पिता की इस हालत का बदला ले सके। फिर वो मार्टिन को वॉर्मर के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। वॉर्मर फिर उसे बोलता है कि तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुमसे बदला लूंगा, और वो इसके बाल काटने लगता है। मार्टिन अभी भी सदमे में होता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर और एमा यहीं पर आ जाते हैं और एमा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। फिर एमा उस डॉक्टर के पास आती है। एमा को अभी तक ये पता नहीं होता कि इन सब के पीछे ये डॉक्टर ही है। वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरे पिता कहाँ हैं? वो बहुत बड़े खतरे में है। डॉक्टर उसे बताती है कि वो यही है और एकदम सुरक्षित है। एमा उसे बताती है कि वो पुलिस ऑफिसर वॉर्मर से मिली हुई है और उसी ने ये सब किया है, तुम मेरी मदद करो मुझे उससे बचाने के लिए। तो वो डॉक्टर एमा को उस पुलिस ऑफिसर से बचाने लगती है। वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों के पीछे भागती है। वो डॉक्टर एमा को एक रूम में भेज देती है और ऐसा नाटक करती है जैसे वो पुलिस ऑफिसर उस डॉक्टर को गोली मारना चाहती हो और उस पुलिस ऑफिसर का गला काट देती है, ताकि एमा को ऐसा लग सके कि उस पुलिस ऑफिसर ने उसे मारने की कोशिश करी। फिर जब एमा बाहर आकर देखती है तो उसे बोलती है कि ये मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया। फिर एमा अपने पिता के फोन पर कॉल करती है और उसके पिता का फोन डॉक्टर की जेब में ही रिंग करता है। इसे देखकर एमा को डॉक्टर पर शक होता है और वो उस डॉक्टर को बोलती है कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया, और वहाँ से डरकर भाग जाती है। वो डॉक्टर बाहर जाने का रूम बंद कर देती है और एमा की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती रहती है। एमा उस डॉक्टर से भागकर दूसरी जगह जाकर छुप जाती है।
जाती है। फिर हम मार्टिन और वॉर्मर को देखते हैं। वॉर्मर मार्टिन के बाल और उसका गला काटने वाला होता है, लेकिन मार्टिन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वॉर्मर से बचकर दूसरे कोने में चला जाता है। क्योंकि वॉर्मर अंधा होता है, इसलिए वो मार्टिन की आवाज सुनकर ही उसे ढूंढने की कोशिश करता है। फिर जब वॉर्मर मार्टिन को मारने ही वाला होता है तो मार्टिन अपनी हिम्मत जुटाकर एक पेचकस को वॉर्मर के सर के अंदर घुसा देता है। इससे वॉर्मर की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम काफी देर तक उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि एमा को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। एमा जो कि कैसे जैसे करके अपने पिता को ढूंढ लेती है। फिर उसके पिता और एमा दोनों उस डॉक्टर से बचकर भागते रहते हैं। एमा उस पुलिस ऑफिसर की लाश के पास से गुजरती है और उसकी गन उठा लेती है। वो डॉक्टर एमा और उसके पिता का पीछा करती रहती है और वॉर्मर के रूम में पड़ी हुई उसकी लाश को देखकर बहुत जोर से एमा और उसके पिता को मारने के लिए भागती है। एमा हड़बड़ाहट में उसकी तरफ गन करके एक साथ काफी सारे फायर कर देती है, जिससे वो डॉक्टर वहीं पर मर जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी के साथ।